हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तरंग, इंग्लिश में इसे वेवलेंथ बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तरंग बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे लहरें भी बोलते हैं ना, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। मगर हम फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में जो तरंगे पढ़ते हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत प्रकाश तरंगे। तो आपके जो कोर्स में है टेट या सुपर टेट या केवीएस पीआरटी में जो आता है वो ध्वनि तरंगों से ज्यादा आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका उतना ज्यादा क्या आता ही नहीं है लगभग। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तरंगे कुछ इस तरीके से होती है ना, ऊपर नीचे उठ के। तो ये मैंने चित्र बनाया है। इसमें क्या बताया है, जो ऊपर की तरफ तरंग उठ के जाती है और नीचे की तरफ एक आती है ना। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो उसे क्या बोलेंगे, श्रृंग, और नीचे की तरफ जो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, गर्त। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि जो श्रृंग हो या गर्त हो, जब कोई भी तरंग उठ रही है, जो उसका बेसिक पॉइंट, जो बेसिक लाइन होती है, जो बेसिक जहां जो भी बेस होता है उसका, वहां से जितनी अधिकतम ऊंचाई होती है, तय किया गया विस्थापन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आयाम। ठीक है। चक्र किसे बोलेंगे, तरंगों जो हम वेव्स पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें चक्र क्या होगा। चक्र का मतलब हुआ एक श्रृंग और एक गर्त को मिला के क्या होगी, एक साइकिल होगी, एक चक्र बनेगा। ठीक है, एक श्रृंग एक गर्त, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, एक श्रृंग एक गर्त या आगे जो भी हो। ठीक है। उसके आगे हमको पढ़ना है विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या होती है तरंगों की, आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य। ठीक है। आयाम अभी हम पढ़ चुके हैं। आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापित ऊंचाई। ठीक है, जो अधिकतम ऊंचाई में विस्थापन होता है उसे क्या बोलते हैं, आयाम। जैसे कि आप ये समझ लो नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे मैंने किसी को धक्का दिया, एक नॉर्मल बस हल्का सा धक्का दिया, एक बहुत तेज जोर लगा के धक्का दिया, तो जिसमें मैंने कम फोर्स लगाया, जिसमें मैंने कम बल लगाया, वो उस समय क्या होगा, वो वस्तु या वो उस समय वो आदमी क्या होगा, कम विस्थापित होके जाएगा, कम आगे बढ़ेगा। और जब मैं ज्यादा फोर्स लगा के किसी को धक्का दे रही हूँ, किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को, तो वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, दूरी तक जाएगा, विस्थापित होगा, है ना। वैसे ही वही चीज आयाम में है। जब आप किसी चीज को ज्यादा फोर्स लगा के, ज्यादा बल लगा के आप करोगे तो वो तरंग क्या होगी, ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी। और जब आप नॉर्मली बोलोगे ऐसे हल्के से, तो क्या होगा, वो कम ऊंचाई तक जाएगी। और जब जो अधिकतम ऊंचाई तक विस्थापन होता है उसे क्या बोलेंगे आप, आयाम बोलेंगे। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी, एक सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से जितनी साइकिलें पास होती हैं, मतलब कोई भी निश्चित, मान लो ये वाला, ये एक निश्चित बिंदु है, आपने ये लिया, यहां से एक साइकिल, एक साइकिल क्या बताई थी मैंने, एक श्रृंग और एक गर्त, एक श्रृंग और एक गर्त मिला के एक साइकिल बनती है। तो ये क्या हो गई, इसकी एक आवृत्ति हो गई। मान लो इसके आगे एक साइकिल बनी होती तो वो उसकी दूसरी साइकिल हो गई होती, आगे और बनी होती तो वो उसकी तीसरी साइकिल। मतलब एक श्रृंग और एक गर्त मिला के जो साइकिल एक बनती, जितनी साइकिलें पास होंगी वो क्या कहलाएगी, एक सेकंड में जितनी भी हो, चाहे 2 पास हो चाहे 3 पास हो, वो क्या होगी, उसकी आवृत्ति होगी। इसका सूत्र क्या होता है, साइकिलों की संख्या बटे समय, या प्रदोलनों की संख्या बटे समय। प्रदोलन क्या होता है, प्रदोलन जैसे कि आपने दोलन करने वाली घड़ी देखी होगी, पेंडुलम वॉच देखी होगी, तो उसमें पेंडुलम जो होता है वो इधर उधर भागता है ना, एक बिंदु से पहले स्टार्ट होता है, पहले इधर जाएगा, फिर उतनी ही स्पीड से दूसरी तरफ जाता है, फिर वो चलता रहता है। तो वो जो दोलन होता है उसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन, वो जो चलता है, चलने की जो उसकी गति होती है। ठीक है। अच्छा, आवृत्ति को दर्शाते किससे हैं, इसको बोलते हैं न्यू। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। वी होता है लेकिन वो टेढ़ा करके बनाया जाता है, ये वी ही होता है लेकिन टेढ़ा करके। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। टी का मतलब समय हो गया। मतलब यहाँ पे ये मैंने बताया है कि अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो समय क्या होगा, कम लगेगा। कम समय में आवृत्ति ज्यादा तय करी जाएगी। अगर एक बटे में कोई चीज होती है तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने की स्थिति में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। ठीक है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य दो लगातार आए गर्त या श्रृंगों के बीच की दूरी को
तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। इसको ये जो बना हुआ है ना, ये इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं इस चिन्ह को। तो क्या बोला, दो लगातार आए, चाहे वो दो लगातार श्रृंग आए या दो लगातार गर्त आए। जैसे इस वाले चित्र में देखिए, दो ये जो दो ऊपर उठे हुए श्रृंग है ना, तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। नीचे जो गर्त बने हुए हैं, दो आपस में दो साथ साथ आ रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएंगे, तरंग दैर्ध्य। आगे अगर कोई ऐसे ही होता तो वहां भी यही होता, दो श्रृंग आए साथ साथ या दोनों साथ साथ गर्त आए, उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात क्या है, निर्वात का मतलब ये होता है कि वहां पे वायु ना उपस्थित हो। निर्वात में वायु उपस्थित नहीं होती, एयर जीरो होती है। ठीक है, तो उसका क्या, उसको हम किससे लिखते हैं, सी से। और सी में प्रकाश यानी कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सी बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये बदलती नहीं, ये हमेशा सी की जो मान रहेगा वो हमेशा यही रहेगा। तो अगर इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि सी की वैल्यू आपको यहाँ वहां पे ये लिखनी है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस सूत्र को, अगर मान लो ये सूत्र पूरा लिखा है, न्यू गुणे लैम्डा बराबर सी, इसको क्या बोलेंगे, न्यू। ठीक है, अगर हम लैम्डा को इधर ले आए तो हम क्या ये लिख सकते हैं, न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। अगर हमको ये सी हटाना है, ठीक है, सी हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो जब सी हटाएंगे तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, 1 बटे लैम्डा, 1 बटे लैम्डा। तो इसको जब हटाते हैं, जब हम कांस्टेंट कोई भी हटाते हैं तो क्या लग जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब 1 बटे में कोई चीज होती है, मैंने ये बताई थी अभी इससे पहले, तो उसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होने की स्थिति में क्या होता है, एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, घटेगी। अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। ठीक, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी, अगर यही चीज बराबर में लिखा होता न्यू बराबर लैम्डा, तो दोनों चीज, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन अगर एक के बटे में तो एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी। ठीक, अब बढ़ते हैं ध्वनि तरंगों के प्रकार के बारे में। ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है, 2 तरीके की, एक होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। एक अनुदैर्ध्य और दूसरी अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स। आप ये समझ लो, एक याद करने का तरीका है, जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं उसमें जिस तरफ कण जा रहे होते हैं उसी तरफ तरंग भी जा रहा होता है, मतलब सेम डायरेक्शन होता है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, जिस तरफ तरंग जा रही है उसके ऊपर कण उपस्थित होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो याद करने का तरीका क्या है, टी लिखते हैं ना हम लोग, टी, तो टी में देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो जहां पे 90 अंश का कोण बन रहा है वो क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। ठीक, और लॉन्गिट्यूडनल में दोनों समान दिशा में, कण और जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश पैरेलल चल रहा है, यानी कि समांतर, पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है, समांतर दिशा में चल रहा है। ठीक, इसमें पहले क्या होता है, एक्सपेंड होगी फिर कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी फिर फैलेगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में ये होता है। तो 2 तरीके की तरंग है। अब जो हमारी ध्वनि तरंग होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, तो आप कुछ विशेषता पढ़ते हैं ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगे जो होती हैं उसकी विशेषता क्या है, ध्वनि तरंग ये मैंने तरंगों के बारे में बताया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती से लिख गया। तरंगों के प्रकार हैं ये। तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। ठीक है, ध्वनि तरंग कौन से प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसमें ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब ये चारों डायरेक्शन, हर तरफ से फैल सकती है। अगर उसे एक डायरेक्शन में आपको लाना है यूनि डायरेक्शन वे में, तो आप क्या करोगे, उसमें पोलराइजर लगाना पड़ता है। खैर ये आपके समझने का कुछ पॉइंट नहीं है, बस आप ये याद रखो कि ध्वनि तरंग में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है।
ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि तरंग नहीं आगे बढ़ सकती है। गति क्या होती है? गति जो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड और 343 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड कब होगी? जब 0 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होगा, और जब रूम टेम्परेचर होगा या 20 डिग्री सेल्सियस होगा तब क्या होगा? 343 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, दो ये आ सकता है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में। तापमान अगर दिया होगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 332 लिखना है कि 343 लिखना है। ठीक है, अब देखिए बढ़ता हुआ क्रम लिखना है ध्वनि तरंगों की गति का। ध्वनि तरंगें जो होती हैं ठोस में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, ज्यादा तेजी से जाती हैं, और सबसे कम गैस में जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ध्वनि तरंग कितने तरीके की होती है? तीन हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या? किसमें? अवश्रव्य में, ऑडिबल में और पराश्रव्य में। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल कौन सी होती है? जो हम सुन सकते हैं। ये एक प्रश्न आ सकता है डायरेक्टली कि कितनी हर्ट्ज की ध्वनि हम सुन सकते हैं? 20 से 2000 हर्ट्ज की ध्वनि हम सुन सकते हैं। अवश्रव्य कौन सुनता है? हाथी, गैंडा, वेल, मछली जो होती है वो अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे सुनती हैं। भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होती है, इंफ्रासोनिक। जब भूकंप की तरंगे होती है ना, वो ये जो जानवर होते हैं ये फील कर लेते हैं क्योंकि वो सुन सकते हैं। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगे, ये चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकती है। और इनका यूज कहाँ होता है अल्ट्रासोनिक का? सोनोग्राफिक या सोनार में। जो सोनोग्राफिक जो समुद्र की लहरें वगैरह उठती है ना, उनको नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, अब इसका हम देखते हैं क्या कारक इफेक्ट करते हैं गैसीय माध्यम में। तो गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ध्वनि है, नमी है और ताप है। तो पहले हम घनत्व पढ़ते हैं। पहला क्या है? घनत्व। ठीक है, ध्वनि तरंगों की चाल को प्रभावित करने वाला पहला क्या कारक है? घनत्व। ये क्या होता है? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट घनत्व, माध्यम का जो भी घनत्व है। मैंने इंग्लिश में लिखा डेंसिटी ऑफ मीडियम, हिंदी में बोल रही हूँ माध्यम का घनत्व। डेंसिटी का सूत्र क्या होता है? डेंसिटी बराबर यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है? किसी भी वस्तु का भार बटे आयतन, भार बटे आयतन। तो अगर हम इसको ये लिख दें कि जो घनत्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयतन के, तो क्या ये बात सही होगी? यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ रही, अगर किसी भी वस्तु का मास बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, तो डेंसिटी उसकी यानी कि घनत्व उसका बढ़ेगा। और अगर घनत्व बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। मैंने क्या बताया? एक बटे में कोई चीज हो तो एक चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज घटेगी। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि हाइड्रोजन का स्पीड ज्यादा होगी, हाइड्रोजन में जो है स्पीड ज्यादा होगी या हीलियम में? तो हाइड्रोजन में स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम होगा। घनत्व कम कैसे हमको पता चला? भार से, क्योंकि इसका भार कितना होता है? 1 होता है। और हीलियम का भार कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? 4 होता है। तो इसका भार कितना हुआ? ज्यादा हुआ हीलियम का, इसका घनत्व भी ज्यादा हुआ। तो जब घनत्व ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए नमी। नमी को किस यंत्र से नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, स्पीड कैसे? स्पीड और ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है? स्पीड जो होगा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, साउंड वेव। SW का मतलब साउंड वेव। ठीक है, ध्वनि तरंगों की गति प्रोपोर्शनल होती है नमी के, यानी कि अगर नमी बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। ठीक है, फिर ताप की बात आती है। अगर ताप बढ़ रहा है तो स्पीड भी क्या होगी? बढ़ेगी। और डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर ताप बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा? कम होगा, स्पीड बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समानुपाती है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। जो साउंड वेव होती है उसकी गति निर्भर नहीं करती किस पे? आवृत्ति और दाब पे। ये प्रश्न आ सकता है कि दाब और आवृत्ति पर, या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो साउंड वेव है यानी कि ध्वनि तरंगें हैं वो किस पर निर्भर नहीं करती हैं? तो वो किस पे निर्भर नहीं करती हैं? आवृत्ति और दाब पे। ठीक है, अब ध्वनि तरंगों की क्या विशेषताएं हैं? लाउडनेस है पहली, तो पहली विशेषता क्या है? लाउडनेस है। दूसरी पिच और श्रिलनेस है। तीसरी क्वालिटी है और चौथी गूंज है। ठीक है, तो पहली हम देखते हैं। पहली क्या है? लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब क्या है? ध्वनि की तीव्रता। तो जो आयाम होता है, जो लाउडनेस होती है वो कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट करता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ठीक है,
तो आयाम जो लाउडनेस है उसको कौन सा इफेक्ट करता है, कौन सी विशेषता इफेक्ट करती है, एम्पलीट्यूड आयाम। तो अगर आयाम बढ़ रहा है तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि आयाम जो मैंने आपको समझाया तो मैंने एक चीज ये बताई थी कि अगर किसी पे ज्यादा प्रेशर देके, आप किसी को ज्यादा फोर्स देके आप धक्का दे रहे हो तो वो ज्यादा दूर तक विस्थापित होगी जी। तो वही चीज है, अगर हम बहुत धीरे से बोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम धीरे से बोलेंगे तो हमारी आवाज काफी कम दूर तक जाएगी ना, और हम तेज से चिल्ला रहे हैं तो तेज से चिल्लाएंगे तो ज्यादा दूरी तक जाएगी। तो यानी कि क्या हुआ, जब आप कम फोर्स लगा के बोल रहे हो तो आयाम क्या हो रहा है, कम दूरी तक जा रहा है, कम उसकी ऊंचाई हो रही है। और अगर आप ज्यादा फोर्स लगा के बोल रहे हो तो क्या हो रहा है, उसकी ऊंचाई ज्यादा दूर तक जा रही है ना, आवाज आपकी ज्यादा दूर तक जाएगी। तो अगर आयाम बढ़ रहा है तो तीव्रता क्या होगी, ध्वनि की बढ़ेगी, लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। पिच और शिलनेस क्या है, पिच और कर्कशता। कर्कशता क्या है, जैसे बहुत फटी हुई आवाज, एकदम भारी भारी सी, एकदम जो हम लोगों को सुनने में बड़ी अजीब सी गंदी सी लगती है। पिच मतलब पतली आवाज, ठीक है ना। जैसे फीमेल जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। तो पतली का मतलब क्या हुआ, हाई पिच। हाई पिच का मतलब क्या हुआ, पतली। जो फीमेल होती है उनकी हाई पिच होती, पतली होती। क्यों, क्योंकि उनका जो वाइब्रेशन वाइब्रेट करती है जब वो अपने मुंह से बोलती है तो उस आवाज में कम समय लगता है। आवर्तकाल कितना होता है, कम समय लगाता है। और जो मेल होती है उनकी आवाज मोटी होती है, हॉक्स होती है, ठीक है ना। तो उनमें उसमें उनके जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उनके बोलने से, उसमें आवर्तकाल क्या होता है, ज्यादा लगता है, मतलब समय ज्यादा लगता है। तो जब समय ज्यादा लग रहा है बोलने में और एक किसी में कम लग रहा है, तो जब कम लग रहा है तो उसका क्या होगा, हाई पिच। और जब ज्यादा हो रही है तो आवाज क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है ना। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, इसे टिम्बर भी बोलते हैं। जैसे तबला, हारमोनियम, बीन, जो सांप वाली बीन होती है, इसकी आवृत्ति और आयाम दोनों ही समान है। लेकिन अगर ये तीनों बजाए जाए तो हम तीनों का डिफरेंस कर सकते हैं ना, कि बीन बज रही, कि हारमोनियम बज रहा है, कि तबला बज रहा है। तीनों इकट्ठे भी बजाया जाए तो भी हम समझ जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, क्वालिटी, गुणता की वजह से हमको ये पता चल जाता है कि तबला बज रहा है, कि हारमोनियम बज रहा है, कि बीन बज रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं गूंज, इको पे। अच्छा, इको क्या हुआ, इसको प्रतिध्वनि भी बोलते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोल सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या हुआ, हमने कुछ बोला, टकरा के वापस हमारे तक आ गया, ठीक है। अब जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके पे जाए, पहाड़ी इलाके पे छोड़िए, आप खाली कमरे में चले जाइए, कभी पुताई वुताई हुई हो आपके घर में, कमरा कोई खाली पड़ा हो, आप वहां पे जाके आपने देखा हो, कुछ बोला हो, तो आपको लगेगा कि आपकी आवाज, खुद की आवाज गूंज रही है, आपके कानों तक दोबारा वहीं आ रही है। पहाड़ पे कभी गए हो तो आप पहाड़ पे खड़े हो और बोलो, अपना ही नाम बोलो, तो वो दोबारा आपके कानों तक रिपीट होके आता है। तो उसका क्या रीजन है, वो आपकी आवाज टकरा के आप तक आ रही है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन या प्रतिध्वनि। तो आज का लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। मैंने ये थ्योरी आपकी एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दी है, इससे ज्यादा एग्जाम्स में आता नहीं है ध्वनि से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ पॉइंट छूटे हैं तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करवाऊंगी। ये तो मैंने पहला पार्ट बनाया है जो कि थ्योरेटिकल है, दूसरा पार्ट बनाऊंगी जिसमें न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा और मेरे और भी वीडियोस हैं, अगर आपको वो अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। क्योंकि कम लोग देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता, ज़्यादा लोग देखते हैं तो खुद को मोटिवेशन फील होता है कि मेरे चैनल पे भी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाना चाहिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट डालना चाहिए। तो मेहनत करने में फिर और मज़ा आने लगता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और अपने दोस्तों को भी सेंड करिए, उनको भी बताइए कि इस तरीके से वहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चे, ताकि और भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। जब ज़्यादा लोग कनेक्ट होने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो और स्पीड भी बढ़ जाएगी, कंटेंट का मैटर भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बस इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।